हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम बैक टू परचम। आई एम पूजा। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 1 दिसंबर के करंट अफेयर्स और आज हम कुछ नई स्कीम्स के बारे में बात करेंगे। गवर्नमेंट के द्वारा कुछ नई स्कीम्स लॉन्च की गई हैं और पुरानी स्कीम्स को एक्सटेंड भी किया गया है। इसके अलावा हम 16th फाइनेंस कमीशन पे भी चर्चा करने वाले हैं। ओके, तो काफ़ी कुछ नया आपको आज देखने को मिलेगा। इसके अलावा कुछ अवार्ड्स पे भी हम डिस्कशन करेंगे। वीडियो को एंड तक देखना है। एंड में कुछ रिवीजन क्वेश्चन एंड क्वेश्चन ऑफ द डे है जिसका आंसर आप हमें हमेशा की तरह कमेंट सेक्शन में देंगे। अब आज के करंट अफेयर्स की पीडीएफ के बारे में बात कर लेते हैं। तो हमारे जो डेली करंट अफेयर्स आते हैं उनकी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट हिंदी एंड इंग्लिश में टेलीग्राम में अपलोड कर दी जाती। तो आप परचम का टेलीग्राम ज्वाइन करके करंट अफेयर्स की पीडीएफ वहां से ले सकते हैं एंड टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। और सेशन पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं 1 दिसंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड एड्स डे। HIV वायरस से होने वाली बीमारी का नाम एड्स होता है, ठीक है। वर्ल्ड एड्स डे हम 1 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं और 1988 से 1988 से इस दिन को मनाया जा रहा है लोगों में इस बीमारी के बारे में अवेयरनेस दिलाने के लिए। अब यहाँ पर इस साल थीम क्या है? तो लेट कम्युनिटीज लीड, ये इस साल यहाँ पर थीम है। इसके अलावा एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और है। परचम की टीम ने आपके लिए जनरल अवेयरनेस कोर्स लॉन्च किया है। चाहे आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहां पर जनरल अवेयरनेस आता है, SSC एग्जाम्स में आता है, तो उनके लिए इस टारगेट बैच को लॉन्च किया गया है जिसमें आपको सारे जनरल अवेयरनेस के सब्जेक्ट मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज मिलेंगे। रिकॉर्डेड वीडियोस हैं। जनवरी से लाइव सेशंस भी स्टार्ट हो जाएंगे, डाउट सेशंस। आपको सेपरेट वीडियोस भी यहाँ पर मिल जाएंगे जो कि PYQ पे बेस्ड हैं। आप कंप्लीट कोर्स को भी ले सकते हैं, आप इंडिविजुअल कोर्सेज को भी ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। इसके अलावा परचम के एप्लीकेशन पे जाके भी आप कोर्स को परचेस कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन जो न्यूज़ में है। ओके, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इंडिया की क्रिकेट टीम की। सो इंडियन क्रिकेट टीम के जो हेड कोच हैं उनका नाम है राहुल द्रविड़ और इनका जो टेन्योर है या इनका जो पीरियड है वो एक्सटेंड कर दिया गया है रिसेंटली बाय द BCCI। ओके, तो BCCI ने राहुल द्रविड़ का जो हेड कोच है इंडियन टीम के, उनका टेन्योर एक्सटेंड कर दिया गया है। कब तक? तो आप देखेंगे जो T20 वर्ल्ड कप होंगे जून में 2024 में 2024 तक। क्लियर है? तो राहुल द्रविड़ के द्वारा BCCI के इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है और BCCI ने एक्सटेंड किया है इनका टर्म इंडिया के हेड कोच के रूप में राहुल द्रविड़। इसके अलावा कुछ और स्टाफ जो है, सर्विस स्टाफ, उनको भी वापस से मतलब अपॉइंट किया गया है या वापस से उनको कंटिन्यू किया जा रहा है। जैसे कि अगर हम बात करें बैटिंग कोच, तो इंडियन क्रिकेट टीम के बैटिंग कोच का नाम है विक्रम राठौर, बॉलिंग कोच का नाम है पारस महाम्ब्रे एंड फील्डिंग कोच का नाम है T दिलीप। क्लियर है? तो ये आपको याद रखना है। राहुल द्रविड़ को हमारी इंडियन क्रिकेट टीम का हेड कोच 2021 में अपॉइंट किया गया था 2021 में। अगली पर्सन जो न्यूज़ में है उनके ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं और ये है इसरो की साइंटिस्ट, ठीक है। इनको आप देख सकते हैं फ्रांस की गवर्नमेंट के द्वारा एक अवार्ड दिया जा रहा है। इस अवार्ड के ऊपर हमें डिस्कशन करना है। तो इसरो की साइंटिस्ट है जिनका नाम है VR ललित अंबिका। VR ललित अंबिका कौन है? इसरो की साइंटिस्ट है और इन्हें फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया है। अभी कुछ दिन पहले मैंने पाकिस्तान के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड के बारे में बताया था, ठीक है। वैसे ही हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फ्रांस के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड के बारे में और इंडिया का तो आपको पता ही है भारत रत्न है। बेसिकली कोई भी पर्सन जो इंडिया और फ्रांस के रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करता है, स्ट्रेंथ अप करता है और उस फील्ड में काम करता है, तो यहाँ पर उन्हें हाईएस्ट फ्रेंच सिविलियन अवार्ड दिया जाता है। तो इसरो की साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है VR ललित अंबिका, जो कि फॉर्मर यहाँ पर डायरेक्टर भी रही हैं ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम इसरो की। इनको यहाँ हाईएस्ट फ्रांस का सिविलियन अवार्ड दिया गया है। फ्रांस के एम्बेसडर के द्वारा इन्हें अवार्ड दिया गया है। साथ ही साथ इस सेकेंड नंबर के इसरो के साइंटिस्ट बन गए हैं जिनको ये अवार्ड दिया है। पहले जो इसरो के साइंटिस्ट रह चुके हैं फॉर्मर इसरो चेयरमैन AS किरण कुमार,
एएस किरण कुमार को 2019 में इंडिया और फ्रांस स्पेस कॉरपोरेशन को इम्प्रूव करने के लिए, सहयोग को बढ़ावा देने के लिए इन्हें 2019 में इस अवार्ड को दिया गया था। अगर हम इस अवार्ड की बात करें तो नेपोलियन बोनापार्ट ने इस अवार्ड की शुरुआत की थी 1802 में, 1802 में। तो आप इन साइंटिस्ट का नाम याद रखेंगे। अगले पर्सन जो हैं वो भी बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक रेफ्यूजी है ये बेसिकली, लेकिन इन्होंने बाकी जो रेफ्यूजी चिल्ड्रन हैं उन तक एजुकेशन पहुंचाने के लिए, उन बच्चों को एडुकेट करने के लिए काफ़ी काम किया है और लगभग 1 लाख से ज़्यादा बच्चों के हाथों में बुक्स पहुंचाने का काम इनके द्वारा किया गया है। इसलिए इन्हें नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड दिया है और एक ग्लोबल अवार्ड है ये। इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। इनका नाम है अब्दुल्लाही मायर। अब्दुल्लाही मायर विंस 2023 UNHCR नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड। तो इन्हें UNHCR नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड दिया गया है, ठीक है। कहाँ के रहने वाले? तो इस सोमाली के रिफ्यूज़ी हैं बेसिकली। रिफ्यूज़ी कैंप में काफ़ी समय से इन्होंने अपना बचपन भी रिफ्यूज़ी कैंप में ही गुजारा है और इन्होंने, लेकिन बाकी जो रिफ्यूज़ी चिल्ड्रन हैं जो डिस्प्लेस होते हैं उनके एजुकेशन के लिए, उनको शिक्षा देने के लिए कई काम किए हैं और लगभग 1 लाख से ज़्यादा बच्चों के हाथों में पुस्तक पहुंचाने का काम इनके द्वारा किया गया है। इसलिए इन्हें ये अवार्ड दिया जा रहा है, UNHCR नानसेन रिफ्यूज़ी अवार्ड। और अब इस यहाँ पे जो UNHCR है इसकी जो मीटिंग होगी, अवार्ड सेरेमनी कहाँ पर होगी? जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में होगी और 13 दिसंबर को, 13 दिसंबर 2023 को अवार्ड दिया जाएगा। क्लियर है? इस अवार्ड की शुरुआत 1954 में हुई थी। अब UNHCR के बारे में बात करते हैं तो यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी है। यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी के रूप में काम करता है जो कि रिफ्यूजीज के राइट्स और उनको प्रोटेक्ट करने का काम बेसिकली करता है। इस बॉडी का फॉर्मेशन 1950 में किया गया था और जेनेवा में हेड ऑफिस है, ठीक है। अगली पर्सन के बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है, जिनका नाम है मनीषा। ये जो पिक्चर में दिखाई दे रही है ये कौन है? मनीषा है। और ये कौन है? तो मिजोरम के गवर्नर हैं हरिबाबू। मिजोरम के गवर्नर हरिबाबू हैं। तो मिजोरम गवर्नर अपॉइंट्स एयरफोर्स ऑफिसर एज अ इंडियाज फर्स्ट वुमेन एट द कैंप। अभी एट द कैंप क्या होता है बेसिकली? तो ये एक ऑफिशियल पोजीशन होती है इंडियन आर्म फोर्सेस में, ठीक है। इनका मकसद ये होता है जैसे कि जो हमारे ऑफिसर्स होते हैं, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है, गवर्नर है, तो उनको असिस्ट करने के लिए डे टू डे टास्क होते हैं और जो सेट ऑफ रूल्स या प्रोटोकॉल्स होती हैं जो कि इन पर्सन से एसोसिएटेड होती हैं उनको कोऑर्डिनेट करने का काम इन ऑफिसर्स के द्वारा किया जाता है। तो मिजोरम के गवर्नर हरिबाबू जी के द्वारा यहाँ पर मनीषा पाधी, इन्हें एट द कैंप अपॉइंट किया गया है और ऐसा बनने वाली है पहली आर्म फोर्स की फीमेल है, ठीक है। नेक्स्ट पर्सन के बारे में बात करते हैं। ये पर्सन भी इम्पॉर्टेंट है, इन्हें दिया गया है वाइस अवार्ड। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो एग्जाम में यहीं से पूछा जा सकता है कि वाइस अवार्ड का रिलेशन किससे है, तो आपको पता होना चाहिए इस अवार्ड का रिलेशन एजुकेशन मतलब शिक्षा से है। जो लोग शिक्षा के सेक्टर में 10 साल में अच्छा काम करते हैं, 10 ईयर्स में अच्छा काम करते हैं, उन्हें बेसिकली अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं सफीना हुसैन के बारे में। ये है सफीना हुसैन जो कि फाउंडर है एजुकेट गर्ल्स की। इनको बेसिकली वाइस प्राइज फॉर एजुकेशन दिया जाएगा। यहाँ पे वाइस 11 समिट हो रहा है, वर्ल्ड इनोवेशन समिट फॉर एजुकेशन, वर्ल्ड इनोवेशन समिट फॉर एजुकेशन, और इस पूरी सेरेमनी में इन्हें वाइस प्राइज दिया जाएगा। और ये फर्स्ट इंडियन वीमेन बन गई हैं जिन्हें कंट्रीब्यूट करने के लिए एजुकेशन की फील्ड में, गर्ल्स एजुकेशन की फील्ड में स्पेशली कंट्रीब्यूट करने के लिए वाइस प्राइज दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम हो जाता है। पहली पर्सन अगर कोई होता है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। डन। तो ये कुछ पर्सन्स थे जिनके बारे में आज हमें डिस्कस करना था। अब बात करते हैं हम सरकार की कुछ स्कीम्स के ऊपर। चलिए, अब आप लोगों को एक दिल्ली का एक कांड याद होगा विच इज़ निर्भया कांड, ठीक है। कई सारी मूवीज़, डॉक्यूमेंट्रीज भी आपने इसमें डेफिनेटली देखी होंगी। सो निर्भया का कांड जब हुआ तो उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने फैसला लिया कि हमको एक स्पेशल टास्क फोर्स बनानी चाहिए जो सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं, सेक्सुअल क्राइम होते हैं, उनकी फास्ट ट्रैक तरीके से मतलब उन केसेस को सुना जाए और फास्ट ट्रैक तरीके से उन केसेस का वर्डिक्ट सामने आए, जिससे जो कल्प्रिट है या जो गुनहगार है उसको जल्दी सजा मिले और जो विक्टिम है उसको एक अच्छा न्याय या जस्टिस मिल सके। तो ये उस समय की बात है।
मतलब 2018 और 19 में ये फैसला लिया गया था कि हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट बनाएगी और इसके लिए एक अलग से फंड भी बनाया था जिसका नाम है निर्भया फंड। निर्भया कांड पे बेस्ड है इसलिए उसका नाम रखा है निर्भया फंड। तो निर्भया फंड 2019 में सेटअप किया गया था और यहाँ पे फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट बनाने के लिए गवर्नमेंट ने कहा था। ठीक है, अब उसी को यहाँ पे फर्दर एक्सटेंशन मिला हुआ है, तो हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। और यूनियन कैबिनेट ने रिसेंटली फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट जो है उनको एक्सटेंड कर दिया है कि आपको 2026 तक 31 मार्च 2026 तक हमारे कंट्री में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बन जाने चाहिए और इसके लिए 1952 करोड़ रुपए का बजट भी रखा है। क्लियर? तो यूनियन कैबिनेट अप्रूव कंटिन्यूएशन ऑफ फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स अप टू मार्च 2026। तो मार्च 2026 तक हमारे देश में 1023 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बन जाने चाहिए। इसके लिए गवर्नमेंट ने 1952 करोड़ रुपए का बजट भी रख दिया है। ठीक है, कब तक बन जाने चाहिए? तो 2026 मार्च तक ये कोर्ट्स बन जाने चाहिए हमारी कंट्री में। इतनी चीज़ें क्लियर है। तो नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए बेसिकली एक्सटेंशन हुआ है। कहानी ऐसी है, निर्भया कांड हुआ 2018 में, उसके बाद 2019 में निर्भया फंड बनाया गया और डिसाइड किया गया कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाएंगे और फिर 2021 से लेकर 23 तक इसमें काम हुआ। लेकिन कोविड के कारण ये स्लो डाउन हो गया और पूरी तरीके से काम नहीं हो पाया, इसलिए इसे 3 सालों के लिए बढ़ा दिया गया और अब यहाँ पे जो डेडलाइन है वो 2026 मार्च आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, 31 मार्च 2026 तक हमारी कंट्री में 1023 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट बन जाने चाहिए, ऐसा गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूवल दिया गया है। ठीक है, ये कोर्ट क्या करेंगे? तो फास्ट ट्रैक तरीके से जो जेंडर बेस्ड वायलेंस होता है या सेक्सुअल असॉल्ट होता है या किसी महिला का रेप या किसी बच्चे का रेप पॉस्को एक्ट के अंदर होता है, तो उन सारे केसेस की ये रिकवरी या जल्दी जस्टिस प्रोवाइड करने का काम फास्ट ट्रैक तरीके से उन केसेस को सॉल्व करने में मदद करेगा। ठीक है, तो ये पूरी कहानी यहाँ पर लिखी हुई है। अभी जो 1952 करोड़ रुपए बजट रखा है, तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर मतलब निर्भया फंड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम पॉस्को एक्ट की बात करें तो पॉस्को का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, पॉस्को एक्ट 2012 में से पास किया गया था। तो पॉस्को एक्ट कब आया? 2012 में आया। ये क्वेश्चन बना हुआ है और वापस से बन सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है, स्कीम के बारे में बात करते हैं। जब हमारे देश में, पूरे वर्ल्ड में इनफैक्ट कोविड-19 पैंडेमिक था, तो उस समय हमारी सरकार के द्वारा एक स्कीम लॉन्च की गई थी 2020 में 2020 में, जिसका नाम क्या था? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। इस योजना के अंतर्गत जो बेनिफिशरीज थे, जो पुअर फैमिलीज थी, उनको 5 kg ग्रेन, फूड ग्रेन फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। इस स्कीम को कई बार एक्सटेंड किया गया है और फाइनली कैबिनेट ने एक अप्रूवल दिया है और इस स्कीम को 5 ईयर के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, 5 सालों के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। मतलब अब ये स्कीम 2028 तक 2028 तक रहेगी। बात समझ में आई? तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इस स्कीम को 5 मोर ईयर के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। और जब किसी स्कीम को आप एक्सटेंड करते हो, वो भी ऐसी स्कीम जिसमें आप फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, ऑब्वियस सी बात है फंड की ज़रूरत होती है, पैसों की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे एक बजट भी दिया गया है 11.8 लाख करोड़ का, 11.8 लाख करोड़ रुपए का बजट भी यहाँ पे दिया गया है। क्लियर? तो क्या लिखा हुआ है? द कैबिनेट लेड बाय द प्राइम मिनिस्टर has decided that the central government will provide free food grain to about 81.35 crore beneficiaries under the Pradhan Mantri Garib Kalyan Ann Yojana for the period of 5 years with effect from 1st January 2024। इसके लिए 11.8 लाख करोड़ रुपीस भी दिया है और ये स्कीम कब लॉन्च हुई थी? तो 2020 में पैंडेमिक के समय लॉन्च हुई थी। डन। अब यहाँ पे एक और स्कीम की घोषणा की गई है, पीएम जनमन योजना। तो पीएम जनमन, अभी जनमन क्या है? तो प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए आप फुल फॉर्म बिल्कुल डेफिनेटली याद रखेंगे। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान इस स्कीम का नाम है और इसके लिए जो फाइनेंशियल आउटलेट आया है या फिर फाइनेंशियल जो बजट पेश किया गया है इस स्कीम को रन करने के लिए, वो 24,000 करोड़ का है। 24,000 करोड़ रुपीस का बजट आया है।
क्या है ये स्कीम, आइए हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हमने सीख लिया कि यूनियन कैबिनेट के द्वारा रिसेंटली अप्रूवल दिया गया है इम्प्लीमेंटेशन करने प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, और इसके लिए ये जो स्कीम है बेसिकली ट्राइबल कम्युनिटी को सपोर्ट करेगी। इस स्कीम के लिए बजट भी रखा है 24,000 करोड़ रुपीस। क्लियर। अभी कुछ दिन पहले अगर हम बात करें 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस हमने सेलिब्रेट किया। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा झारखंड भी गए, वो पार्टिसिपेट भी किया और वहाँ पे अनाउंसमेंट किया था कि हम बहुत जल्दी इस स्कीम को लॉन्च करेंगे, और फाइनली कैबिनेट के द्वारा इस स्कीम के लिए अप्रूवल दे दिया गया है। ठीक है, ये स्कीम क्या है, बेसिकली जो 75 ट्राइबल कम्युनिटी है हमारी कंट्री में, उनके अपलिफ्टमेंट का काम करेगा, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा 18 स्टेट एंड 1 यूनियन टेरिटरी में जो PVTG रहते हैं, मतलब पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, उनके भी अपलिफ्टमेंट का काम करेगा। कैसे, तो सबसे पहला काम होगा ये जो एरिया है जहाँ पर ट्राइबल कम्युनिटी रह रही हैं वहाँ पर प्रॉपर रोड कनेक्टिविटी हो, रोड कनेक्टिविटी पे ध्यान दिया जाएगा। परमानेंट हाउस बनाए जाएंगे उनके लिए, पाइप्ड वाटर सप्लाई दिया जाएगा, मेडिकल फैसिलिटी हो, इसके अलावा हॉस्टल कंस्ट्रक्शन किए जाएंगे, आंगनवाड़ी केंद्र, आंगनवाड़ी फैसिलिटी दी जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई प्रोवाइड की जाएगी, स्ट्रीट लाइट लगाई जाएंगी। ठीक है, स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स बनाए जाएंगे और उनके एरिया में मोबाइल टावर्स बनाए जाएंगे। बेसिकली ये इसका मकसद है, इसलिए यहाँ पे 24,000 करोड़ रुपए दिए हैं। जैसे कि मैंने कहा 18 स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी की बात हो रही है, तो यहाँ पे स्टेट का कंट्रीब्यूशन भी रहेगा। इस 24,000 करोड़ रुपीस में से 15,000 करोड़ रुपीस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी पहले फेज में, 15,000 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट और लगभग 8,700 करोड़ रुपए जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा। डन। नेक्स्ट बात करते हैं, कैबिनेट अप्रूव्स टर्म ऑफ रेफरेंस फॉर द 16th फाइनेंस कमीशन। अब देखिएगा, थोड़ा समझिएगा मामला क्या है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल नंबर 280 है, संविधान का अनुच्छेद नंबर 280, वो वित्त आयोग मतलब फाइनेंस कमीशन के बारे में बात करता है। बात समझ में आई। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 280 पर जो क्लॉज नंबर 1 है, क्लॉज नंबर 1 फाइनेंस कमीशन के बारे में बताता है। फाइनेंस कमीशन अपनी पेशकश रखता है कि किस तरीके से जो भी टैक्स वगैरह आते हैं, किस तरीके से टैक्सेस का जो बंटवारा है या पैसों का जो बंटवारा है वो सेंट्रल और स्टेट के बीच में किया जाना चाहिए। तो ये सारे प्रपोजल जो है वो फाइनेंस कमीशन देता है। ठीक है, हमारा जो 15th नंबर का फाइनेंस कमीशन है, 15th नंबर का जो फाइनेंस कमीशन है उसके चेयरमैन है NK सिंह। कौन है? 15वें नंबर के वित्त आयुक्त कौन है? तो NK सिंह है। और NK सिंह के चेयरमैन में जो 15th नंबर का फाइनेंस कमीशन है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की थी और उनकी जो भी टर्म्स हैं या उन्होंने जो भी बातें कही, किस तरीके से टैक्सेस डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, किस तरीके से ग्रांट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट, पैसों का बंटवारा कैसे होना चाहिए, तो उनकी जो रिकमेंडेशन आई थी या जो 15th फाइनेंस कमीशन की जो बातें हैं वो 25-26 तक वैलिड है। 2026 के बाद हमें नए फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन चाहिए होगी, इसलिए हमारा जो आर्टिकल नंबर 280 क्लॉज नंबर 1 कहता है कि जो एग्जिस्टिंग फाइनेंस कमीशन है उसके खत्म होने से, उनकी जो रिकमेंडेशन है उनकी पीरियड, उनका ड्यूरेशन खत्म होने से पहले नया फाइनेंस कमीशन बन जाना चाहिए और उनकी रिपोर्ट भी आ जानी चाहिए। तो यहाँ पे जो 16th नंबर का फाइनेंस कमीशन है, इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी और उसे अप्रूव किया गया है बाय द कैबिनेट। तो ये यहाँ पे सीखने वाली बातें हैं। ठीक है, यूनियन कैबिनेट जिसको चेयर कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उनके द्वारा ये जो टर्म ऑफ रेफरेंस है 16th 19 कमीशन की, उसे अप्रूव कर दिया गया है। 16th फाइनेंस कमीशन की जो भी रिपोर्ट आई है या जो भी रिकमेंडेशन आया है, उनको हमारी कंट्री में 5 ईयर के लिए अप्लाई किया जाएगा। और कब से किया जाएगा? 1 अप्रैल 2026 से। क्यों? क्योंकि 2025-26 तक तो NK सिंह वाले फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन मानी जाएंगी। ठीक है, उसके बाद 1 अप्रैल 2026 से जो 16th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन आई है, आने वाले 5 सालों के लिए इनकी रिकमेंडेशन को माना जाएगा। ये फाइनेंस कमीशन अपना भी रेफरेंस मतलब कुछ बातें रखी है, जो कंप्लीट कंपाइलेशन या कंप्लीट रिपोर्ट देगा वो 31 डे ऑफ अक्टूबर यहाँ पे 2025 में देगा। 2025 में अपनी कंप्लीट रिपोर्ट दे देगा और इनकी जो रिकमेंडेशन है वो 5 ईयर के लिए वैलिड होंगी 1 अप्रैल 2026 से। तो यही कहानी यहाँ पे लिखी है।
फाइनेंस कमीशन जनरली टेक्स अबाउट 2 years टू सबमिट इट्स रिकमेंडेशन। फाइनेंस कमीशन जनरली 2 साल का समय लेता है अपनी रिकमेंडेशन को सबमिट करने में। इसके बाद सबमिट होने के बाद फाइनल रिपोर्ट बनती है, 31 अक्टूबर 2025 तक 16th फाइनेंस कमीशन की फाइनल रिपोर्ट आएगी और फाइनल रिपोर्ट में जो रिकमेंडेशन होंगी वो वैलिड होंगी 5 year के लिए, जो कि अप्लाई की जाएंगी 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक। तो 2026 से 2031 तक इनकी बातें मानी जाएंगी। डन। अगर हम बात करते हैं अपने 15th फाइनेंस कमीशन, जिसके अभी चेयरमैन NK सिंह है। 15th फाइनेंस कमीशन कब बना था? तो 27 नवंबर 2017 में बना था। इन्होंने अपनी जो रिकमेंडेशन दी थी वो 6 year के लिए दी थी। इनकी रिकमेंडेशन अगर हम बात करें तो 1 अप्रैल 2020 से अप्लाई हुई है और 25-26 तक अप्लाई की जानी है फाइनेंशियल ईयर तक। तो ये सारी स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक और स्टेट के बारे में, उड़ीसा स्टेट। सो उड़ीसा गवर्नमेंट लॉन्च स्कीम AMA बैंक टू प्रमोट बैंकिंग सर्विसेज टू पंचायत। अब देखिएगा, जो उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक उनका नाम है, उन्होंने भुवनेश्वर में AMA बैंक स्कीम की शुरुआत की है। बेसिकली कई सारी ग्राम पंचायत या पंचायतें ऐसी होती हैं, विलेजेस ऐसे होते हैं जहां पर बैंकिंग फैसिलिटी नहीं है, तो उन ग्राम पंचायतों तक बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया है और कहा है कि ऐसे सारे विलेजेस, ऐसी सारी ग्राम पंचायतें जहां पर बैंकिंग फैसिलिटी नहीं है, तो इस फाइनेंशियल ईयर तक हमें उन सारी ग्राम पंचायतों को बैंकिंग सर्विस के साथ कनेक्ट करना है। ये इस स्कीम का मकसद है। इसके लिए लगभग 4373 विलेजेस को कवर किया जाएगा। ठीक है, इन बैंक को सेटअप करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा 5 year के लिए बैंक को जमीन भी दी जाएगी जहां पे वो अपने सेटअप को कर सकते हैं। और बैंक को सेटअप करने के लिए 500 करोड़ रुपीस हर एक बैंक को भी प्रोजेक्ट को, मतलब बजट यहां पर दिया जाएगा। 500 करोड़ ये पूरे बैंक सेटअप करने के लिए दिया जाएगा। ठीक है, ये इसका बेसिकली मकसद है, आप देख सकते हैं। डन। नेक्स्ट बात करते हैं, इंडियाज फर्स्ट टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो यहाँ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा रिसेंटली अनाउंस किया गया है कि इंडिया का पहला, कोई चीज़ पहली होती है तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मैंने आपको कई बार बताया है। सो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किया गया है कि इंडिया का पहला टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेटअप किया जाएगा। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में भी कहाँ पर किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश में सहारनपुर में किया जाएगा, IIT रुड़की। अब आप कहेंगे कि नहीं IIT रुड़की तो उत्तराखंड में। बिल्कुल सही बात है, IIT रुड़की का जो मेन कैंपस है वो उत्तराखंड में है, उसका एक्सटेंशन जो है वो आपको IIT रुड़की सहारनपुर में देखने को मिलेगा। तो वहीं पर इस टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को सेटअप किया जाएगा और ये फैसला उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा लिया गया है। फाउंडेशन स्टोन जो है वो 5 दिसंबर को रखा जाएगा। फाउंडेशन स्टोन 5 दिसंबर को रखा जाएगा। इसके लिए 30 करोड़ रुपए भी अलॉट किए गए हैं। ये क्या काम करेगा? तो किस तरीके से 6G टेक्नोलॉजी को हमारी कंट्री में इंप्लीमेंट करना है और जो एग्जिस्टिंग मतलब 5G टेक्नोलॉजी है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च कैसे करनी है। तो इन सेक्टर में बेसिकली टेलीकॉम सेक्टर में इनोवेशन करने के लिए, रिसर्च करने के लिए इंडिया की पहली टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को सेटअप किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट बात करते हैं नेपाल के बारे में। सो नेपाल एशिया का सेकेंड एंड साउथ एशिया का फर्स्ट कंट्री बन गया है जिसने अप्रूव किया है सेम सेक्स मैरिज को। ठीक है, तो नेपाल बिकम द फर्स्ट साउथ एशियन नेशन टू रजिस्टर सेम सेक्स मैरिज। तो नेपाल एशिया का सेकेंड और साउथ एशिया का फर्स्ट नंबर का कंट्री बन गया है जिसने सेम सेक्स मैरिज को रजिस्टर किया है और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज किया है। हालांकि सेम सेक्स मैरिज के लिए सुप्रीम कोर्ट ने नेपाल गवर्नमेंट, जो सुप्रीम कोर्ट है नेपाल का, 2007 में अप्रूवल दे दिया था और इसे कॉन्स्टिट्यूशन, नेपाल के कॉन्स्टिट्यूशन में भी 2015 में अडॉप्ट कर लिया गया था। क्लियर है? पहला अगर हम बात करते तो एशिया का पहला कंट्री है ताइवान जिसने सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज किया था, कानूनी अधिकार दिया था। डन। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर एक क्रूज के बारे में, एक लग्जरी क्रूज के बारे में जिसका नाम है क्लासिक इंपीरियल। इसे लॉन्च कर दिया गया है केरला में।
ठीक है, किसने किया है? नितिन गडकरी जी के द्वारा वर्चुअली इसको इनॉग्रेट किया गया है। क्लासिक इंपेरियल जो कि एक लग्जरी क्रूज वेसल है, कोची में से लॉन्च किया है बेसिकली क्रूज टूरिज्म को रीजन में और भी ज़्यादा इंप्रूव करने के लिए। ये जो क्लासिक इंपेरियल है इसका कंस्ट्रक्शन 2020 में शुरू किया गया था और इसकी जो कैपेसिटी है वो 150 पीपल्स की है एट अ टाइम। ये लार्जेस्ट लग्जरी क्रूज है जिसको केरला में तैयार किया गया है और इसके पीछे जिसका हाथ है वो है कौन? निशित के जॉन। ठीक है, चलिए लास्ट न्यूज़ के बारे में हम बात करते हैं। आज की जो लास्ट न्यूज़ है वो है 13th नंबर की हॉकी इंडिया सीनियर मैन नेशनल चैंपियनशिप। तो 13th नंबर की हॉकी इंडिया सीनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप कंक्लूड हुई है। ठीक है, फाइनल मैच कहाँ खेला गया था? चेन्नई तमिलनाडु में खेला गया था। और फाइनल मैच किसने जीता है? तो आंसर हो जाएगा हॉकी पंजाब। हॉकी पंजाब और हॉकी हरियाणा की जो टीम है उनके बीच में फाइनल खेला गया था। तो हॉकी पंजाब ने डिफीट कर दिया हॉकी हरियाणा की टीम को और 13th नंबर का हॉकी इंडिया सीनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप किसने जीत लिया है? हॉकी पंजाब ने। फर्स्ट नंबर मतलब गोल्ड, हॉकी हरियाणा सेकेंड नंबर मतलब सिल्वर और हॉकी यहाँ पे तमिलनाडु थर्ड नंबर पे आया है, मतलब ब्रोंज मेडल उसने जीता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे फाइनल मैच कहाँ हुआ था तो मेयर राधाकृष्णन हॉकी स्टेडियम चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था। तो दो क्वेश्चन इस लाइन से बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि मेयर राधाकृष्णन हॉकी स्टेडियम कहाँ है? तो आंसर है चेन्नई तमिलनाडु में है। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि मेयर राधाकृष्णन स्टेडियम जो कि चेन्नई तमिलनाडु में है किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? तो आंसर हो जाएगा हॉकी। तो क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछा जा सकता है। जीके मतलब आपका स्टैटिक और करंट अफेयर्स दोनों रिलेटेड होते हैं, मैंने आपको कई बार बताया है। चलिए, इनके बारे में कुछ दिन पहले हमने डिस्कशन किया था। ठीक है, ओपन एआई के सीईओ हैं ये सैम ऑल्टमैन। पहले इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया था, अब वापस से ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, तो यही न्यूज़ है बस। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं साइक्लोन मिशोंग जो कि रिसेंटली बे ऑफ बंगाल में फॉर्म हुआ था। ये नाम किसने दिया है? तो म्यांमार के द्वारा ये नाम दिया गया है, ऑप्शन सी। बीसीसीआई के हेड कोच का टेन्योर एक्सटेंड किया गया है, कौन है वो? राहुल द्रविड़। नेक्स्ट, इंडिया का पहला टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पर सेटअप किया जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डायरेक्टर ऑफ HDFC बैंक कौन बन गए हैं? तो आंसर हो जाएगा हर्ष कुमार भानवाला। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है यूनिक AMA बैंक स्कीम किसने लॉन्च की? तो उड़ीसा गवर्नमेंट की स्कीम है। फिनो पेमेंट बैंक के चेयरमैन कौन बन गए हैं? तो रजत कुमार जैन है। ये सब हमने डिस्कस किया है। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे। विच कंट्री वॉन डेविस कप? टेनिस से एसोसिएटेड कप है। तो किस कंट्री ने रिसेंटली इसको जीता है? 4 कंट्री हैं, ऑस्ट्रेलिया, इटली, सिंगापुर एंड चाइना। जो सही आंसर है कमेंट में दीजिएगा। बाकी सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।